और उसमें मैं 2 लाइन पढ़ना चाहूंगा। In course of 2 days, the 47-year-old Congress president partook in several engagements and pulled off a remarkably successful trip. He came as a pleasant surprise to most who heard him first hand. और बाकी इसमें कितना स्तुतिगान है, इसकी हेडिंग दी है राहुल गांधीज अनस्क्रिप्टेड मन की बात इन लंदन। तो इसकी कॉपी हम आपको देंगे। अब जरा सा मैं श्रीमान आशीष रे के कुछ ट्वीट्स को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कई ट्वीट्स हैं कि टैगोर का वंदे मातरम ने उन्होंने आलोचना की थी, उसे छोड़िए। अब देखिए, इनका एक ट्वीट है जनवरी 11 का। डिलाइटेड दैट राहुल गांधी मेट वर्किंग क्लास इंडियंस इन यूएई, नरेंद्र मोदी द पेटी बुर्जुआ नेवर डिड दिस। ये इनका एक ट्वीट है, इसकी भी कॉपी आपको हम देंगे। इनका दूसरा ट्वीट है जनवरी 14 का। बॉयज एंड गर्ल्स यंगर देन माई चिल्ड्रन आर बीइंग एक्यूज्ड ऑफ सेडिशन बाय नरेंद्र मोदी। व्हाट डार्कोनियन। इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लीज सेव इंडिया। INC प्लीज सेव इंडिया। ये इनका दूसरा ट्वीट है जो मैं भी पढ़ रहा हूं। कई ट्वीट है, बाकी उन्होंने सीतारामन को बहुत गाली बड़ी है। अब ये जनवरी 3 का एक ट्वीट देखिए। एथिज्म ऑफ क्या है, सिम स्पीक इज कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, द फैसिज्म ऑफ RSS ऑर्गन बीजेपी इज नॉट। तो मैंने कहा कि समर्पित कांग्रेसी हैं, नेशनल हेराल्ड में लिखते हैं और सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करते हैं। कहां के पत्रकार हैं मुझे पता नहीं, इनका आज तक मैंने कोई लेख नहीं देखा। लंदन हमारा भी जाना होता है, वहां भी पत्रकारों से मिलना होता है, फॉलो भी करता हूं, लेकिन ये श्रीमान किस स्तर के पत्रकार हैं, कहां लिखते हैं, कहां छपते हैं, ये मुझे पता नहीं है। अब तो आपने देख लिया कि ये पूरा आयोजन कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। वो लोग जो कांग्रेस के नजदीक हैं, वो लोग जो कांग्रेस के लिए प्रचार का काम करते हैं, और उसके मैंने आपको सबूत दे दिए। अब ये श्रीमान सैयद शुजा कहां से प्रकट हो गए भाई? मालूम हुआ कि बहुत बड़े हैकर हैं, IT एक्सपर्ट हैं। 4.5 साल से देश का मैं IT मंत्री तो हूं, आज तक मैंने तो नाम नहीं सुना इनका। और मैं देश दुनिया के IT एक्सपर्ट की थोड़ी खबर रखता हूं, क्योंकि मेरे काम का वो दायित्व है। तो ये श्रीमान कहां से प्रकट हो गए, ये मुझे समझ में नहीं आया। इनवाइट में कहा गया था, जो लंदन में उनका कार्यक्रम था, कि ये EVM को हैक करते हुए दिखाएंगे, ठीक है। और वो श्रीमान अमेरिका से प्रकट होते हैं, वो भी चेहरा ढांक करके प्रकट होते हैं। तो ये कौन सा नाटक है, मुझे ये समझ में नहीं आया। वो कितना बड़ा बकवास कर रहे हैं विदेश की धरती से भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए, इसके मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। उन्होंने किसका साया लिया? स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे का, जो अब स्वयं उपलब्ध नहीं है इसका जवाब देने के लिए। हमारे कई वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, हम लोगों ने शपथ ली थी, उसके 1-2 महीने में उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ। दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ था कार से। और सुधीर गुप्ता जो एम्स के डॉक्टर हैं, जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कल 1-2 टीवी चैनल्स पे कहा कि मैंने पोस्टमार्टम किया था और वो कार एक्सीडेंट के कारण उनके गर्दन में चोट लगी, उनकी डेथ हुई। तो ये हत्या कहां से बोल रहे हैं भाई? दूसरा बकवास देखिए, बाकी सब चुनाव गड़बड़ है, सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ठीक है, वहां हैकिंग नहीं हुई है। अब इसका, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ही डिड नॉट ऑफर एनी प्रूफ। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और न ही अपने को पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछने के लिए भी उपस्थित किया, जिसे आप कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना। तो न गवाही, न सबूत, न सवाल, लेकिन देश के ऊपर इतनी बड़ी
आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में संजय को मालूम होगा, एक कहावत है, जहां जहां पड़े चरण संतन के तहां तहां भंटा धार। ये व्यंग है, उसको व्यंग कपिल सिब्बल जी वहां क्या कर रहे थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। What Mr. Kapil Sibal was doing there? The BJP was like to ask this question. In what capacity was Kapil Sibal present there? किस हैसियत से कपिल सिब्बल वहां उपस्थित थे? मेरा स्पष्ट आरोप है कि कपिल सिब्बल पूरे मामले की कांग्रेस की तरफ से मॉनिटरिंग करने गए थे। और कपिल सिब्बल ऐसा करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। राम जन्मभूमि पर क्या क्या बहस कर दिया, आज तक कांग्रेस पार्टी ने उससे दूर नहीं किया उनके आर्गुमेंट से। आज तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ के खिलाफ इंपीचमेंट फाइल कर दिया, बाद में वापस हो गए। आज तक कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि यह इंपीचमेंट से हम अपने को अलग करते हैं। अब मैं इससे कुछ बड़े सवाल उठाना चाहता हूं। इस पूरे आयोजन से क्या 2014 के देश के जनमत का अपमान हो रहा है? Is the Congress sponsored event designed to defame the popular mandate of 2014? क्या यह देश के 90 करोड़ मतदाताओं का अपमान है? और कहा गया कि 14 में हैकिंग से मोदी जी जीते हैं। 2014 के चुनाव में आप याद करिए, यूपीए पावर में थी, हम नहीं थे। तो जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा, ये पूरी कमेटी जो बनी थी 2010 में बनी थी, जो पूरा ईवीएम के टेक्नोलॉजिकल इश्यू को देखती है, मैं उस पर अलग से आऊंगा। तो जो हम सत्ता में थे नहीं, तो फिर भी हमारी इतनी हैसियत थी कि साहब हम हैकिंग कर सकते थे। ये कौन सा लॉजिक है? ईवीएम आज से नहीं, बहुत दिनों से काम कर रहा है, आपको भी मालूम है। अब लगभग 20 साल हो गए ईवीएम को काम करते। जहां तक मुझे याद है कि 96 के चुनाव के बाद से ईवीएम इन्वोग है। 10 साल यूपीए सत्ता में रही कांग्रेस की अगुवाई में, तो ईवीएम ठीक था। 2007 में मायावती जी यूपी में कस के जीती, तो ईवीएम ठीक था। 2012 में उसी ईवीएम से अखिलेश यादव जीते उत्तर प्रदेश में, तो ईवीएम ठीक था। ममता जी बंगाल में जीती, विधानसभा में 2 बार और लोकसभा में काफी जीती, तो ईवीएम ठीक था। लेकिन इस बार के चुनाव में उनको लगा कि वो हारेंगी लोकल बॉडीज में, जहां ईवीएम नहीं था। तो किस तरह से लोगों को वोट देने से रोका गया और बैलेट पेपर को स्टफ किया गया, ये आप लोगों ने टीवी पर दिखाया है कि काउंटिंग हॉल में भी वोटिंग हो रही थी। तो क्या ईवीएम हटा करके ममता जी उसी प्रकार की वोटिंग को लाना चाहती हैं क्या? ये सवाल है। और सुनिए, श्रीमान केजरीवाल जी जीते दिल्ली में, तो ईवीएम ठीक था। अमरिंदर सिंह जीते पंजाब में, तो ईवीएम ठीक था। एलडीएफ जीता केरला में, तो ईवीएम ठीक है। मैंने इतने उदाहरण दिए, लेकिन जब बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? इससे बड़ा शर्मनाक, मतलब शर्मिंदगी से बड़ा कोई तर्क हो नहीं सकता है। डिजाइन टू कॉम्प्रोमाइज द सैंक्टिटी ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस। देखिए, आप एक बात और जानिए, बाकी चुनाव आयोग ने कल कहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाती है, फुल प्रूफ है। भारत के चुनाव आयोग और भारत के लोकतंत्र की दुनिया में चर्चा होती है। और आपको मालूम है, बहुत बड़ी संख्या में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के इलेक्शन कमिश्नर्स को दुनिया में बुलाया जाता है। क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूं कि एज ए लॉ मिनिस्टर इन चीजों की मुझे जानकारी रहती है। आज दुनिया भर में लोग भारत के डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट से सीखना चाहते हैं। और जो पार्टी भारत में 58 साल राज कर चुकी है, वो उस संस्था पर इस तरह के बड़े ही शर्मनाक हमले करवा रही है।
याद करिए, पत्रकारों को अनुभव होगा, 2017 में जब ये चर्चा आई थी तो इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक हैक कराया था कि चैलेंज दिया था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए ईवीएम को हैक करके दिखाए। जस्ट वांट टू रिमाइंड माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, in 2017 the election commission had organized an open challenge in the constitution club of Delhi for 3 days. Any political parties can come and show how they can hack the EVM. कोई नहीं गए, कांग्रेस पार्टी भी नहीं गई, मैंने सुना कम्युनिस्ट पार्टी गई और कुछ बोल के निकल गई, और ये सैयद सुजा महाशय भी नहीं दिखाई पड़े। अगर इतने बड़े हैकर हैं कि वो 10 साल से इसमें लगे हुए हैं तो 17 में आ जाते वो, तो भी नहीं दिखाई पड़े। हमारा स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में हारने का बहाना अभी से ढूंढ रही है। इट इज बीजेपीज very definitive charge that in view of the clear indications that the Congress party will lose, it is seeking an alibi from today itself. मैंने बार बार कहा था कि राहुल गांधी जी होमवर्क नहीं करते हैं, मेरी एक टिप्पणी रही है, लेकिन राहुल गांधी की पूरी टीम भी होमवर्क नहीं करती है, ये मुझे रविशंकर प्रसाद का वहां पर बहुत ही गहरा आरोप, कहा कि ये जो किया गया है कपिल सिब्बल द्वारा, जहां वहां मौजूद थे, ये उन्होंने करवाया है। लंदन में जो हुआ था अमेरिकी हैकर के दावे को, और इसको उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की सहमति से किया गया है, कांग्रेस पार्टी की सहमति से ये हुआ है वहां पर, और इसलिए कपिल सिब्बल वहां मौजूद थे। कहा है कि 2019 के चुनाव में हार की तैयारी और हार का बहाना ढूंढ रही है कांग्रेस पार्टी, और देश पर लांछन लगाया है, देश के चुनाव पर और देश के वोटर पर इन्होंने लांछन लगाया है। 2014 के जो रिजल्ट्स थे उस पर सवाल उठाकर लंदन में अमेरिकी हैकर ने दावे को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खारिज किया है। चुनाव आयोग ने भी अपने बयान में कहा कि ईवीएम फुल प्रूफ है और इसे टैंपर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो इशू किया गया स्टेटमेंट है उस पर चुनाव आयोग ने यह कहा है कि लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में दावा किया गया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। चुनाव आयोग अपने दावे पर कायम है कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम फुल प्रूफ है। ये ईवीएम बीईएल और ईसीआईएल ने कड़ी मेहनत और कड़ी निगरानी और सुरक्षा के साथ बनाई है और सभी स्तर पर एक्सपर्ट इसको देखते हैं। चुनाव आयोग जांच कर रहा है कि क्या लंदन में आयोजित कार्यक्रम पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या करनी चाहिए। बहुत दिनों से ईवीएम को लेकर बहुत से दल अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। ये ईवीएम जहां से बन के आती है वो देश भी इसको इस्तेमाल नहीं करते। कई देश जो चुनाव कराते थे ईवीएम से, अब उन्होंने ईवीएम से कराना बंद कर दिया है। तो एक विचार है लोगों का, सही विचार है, स्वाभाविक है शक। मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़े पैमाने पर बेईमानी और गड़बड़ी हुई थी। देखिए, मुझे लगता है कि उनको ये शंका है कि हम चुनाव नहीं जीत सकते, उसके पहले ही ईवीएम गलत है, उसकी भूमिका बनाई जा रही है। और ये एक डरपोक आदमी ही इस प्रकार का काम कर सकता है। जो भी राजनीतिक दल ईवीएम से डर रहे हैं उनको मालूम है कि हम हार रहे हैं, इसलिए पहले से भूमिका बना रहे हैं। जावड़ेकर साहब जिस तरह से बात करते हैं, मैं समझता हूँ कोई थोड़ी सी लॉजिक समझें कि अगर किसी एक राज्य या दो राज्य में कोई पक्ष जीत गया या हार गया या वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई तो इसका मतलब वो 100% सही हो गया। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओवर कॉन्फिडेंट थे, आपने टेम्परिंग नहीं की, आपको लगा कि हम तो जीत जाएंगे वैसे ही। नकवी जी, अभी तक देश में बात होती थी, अब लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के ईवीएम पर सवाल। एक बात बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी और उनके जो साथी हैं उनको इस बात का अच्छी तरह से पुख्ता एहसास हो गया है कि 2019 में उनका बैंड बाजा बजेगा। फिर से एक बार, यह हैकिंग नहीं है, ये हैकिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दिमाग की हो चुकी है, और वो जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनके दिमाग की हैकिंग भारत विरोधी ताकतों ने की है। कल लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ईवीएम पर बड़े सवाल उठाए गए जिस पर पहले देश में सवाल उठाए। अगर लोगों को नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी है तो सिस्टम बदलनी चाहिए। अगर लोग सरकार बदलते हैं तो ईवीएम बदलने में कितना टाइम लगता है सरकार को। कमाल करते हैं हमारे देश के राजनेता, कभी भी इस तरफ कभी उस तरफ। यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने कहा कि वीवीपैट मशीन का इजाद होना चाहिए, उनका इस्तेमाल होना चाहिए चुनावी प्रकरण में,
और कहा कि वीवीपैट वोट वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि आप वोट दबाएं और पीछे चिट निकलता है कि आपने कौन सा वोट दबाया, ये वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए। सरकार ने कहा चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। कहा कि 2017 में चैलेंज होगा कि ईवीएम आप हैक करके दिखाइए, तब कोई पैदा नहीं हुआ, तब कोई आया नहीं। आज ये आरोप लगा रहे हैं। बताइए ये सही है कि नहीं? क्या ये आपके वोट पर अपमान नहीं? क्या इस देश का हर वो नागरिक जो वोट कर रहा है उस पर क्या ये सवालिया निशान नहीं उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से? ये सौजन्य कांग्रेस पार्टी नहीं है तो फिर क्या है? क्यों कपिल सिब्बल वहां मौजूद थे? ये सवाल पूछे हैं रविशंकर प्रसाद ने। अमलेंदु उपाध्याय, आप एक बात बताइए, क्या ये गलत नहीं? प्रमोद तिवारी कहते हैं जो देश ईवीएम बनाते हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करते, ईसीआईएल और बीईएल बनाती। बड़ा एचएएल पर आप कर रहे थे, रफाल पर कांग्रेस पार्टी की। देखिए एचएएल के जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या, जो कर्मचारी हैं उनका क्या, उनकी मेहनत का क्या? क्यों ईसीआईएल और बीईएल की मेहनत क्या बकाया वेस्ट है? देखिए इस तरह के आरोप क्यों लगा रही है कांग्रेस? इस तरह के आरोप से जाने से पहले ये मैं एक प्रिंट आउट लेके आया हूँ। ये डेमोक्रेसी एट रिस्क, ये किताब है जीवीएल नरसिम्हा राव साहब की। हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। हाँ, कब लिखी थी इन्होंने? ये 2010 में किताब लिखी गई। 2009 में लिखी थी सर, और 2010 में रिलीज हुई थी। 10 में रिलीज थी। उसके बाद क्या हुआ था? सुनिए उसके बाद बताइए। 2010 के बाद ही बता रहा हूँ। कमेटी का गठन हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं 2010 यूपीए सरकार के अंदर कमेटी का गठन हुआ था कि नहीं हुआ था? 2011 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ये केस कोर्ट में लड़ा था कि नहीं लड़ा था? देखिए इस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2011 और 12 में ईवीएम की जांच और हर एक चिप की जांच हुई थी कि नहीं हुई थी? तो 2009 के बाद 2012 में क्या हुआ, फिर 13, 14, 15 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ? क्यों भूल जाते हैं आप ये बताइए। 10 साल पहले की किताब निकाल के ला रहे हैं। 2 साल पहले की बात कीजिए। 2013 में, अरे 2 साल पहले की बात कीजिए। 10 साल पहले की किताब 2013 में पन्ने आप निकाल के लाए, मैं मानता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ 2010 में क्या हुआ? सुब्रमण्यम स्वामी ने जो केस लड़ा उसके बारे में बताइए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब जांच हुई तब क्या हुआ? हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर ही वीवीपैट ट्रायल का आया था कि नहीं आया? सबने उसको वेलकम किया था कि नहीं किया था? तो अब सब जगह चुनाव में वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सवाल किसने उठाए थे पहले? अरे किसने उठाए? जब सवाल उठे थे उस सवाल पर जांच हुई थी कि नहीं हुई थी? अरे जांच हुई थी, मुझे बताइए कि नहीं हुई थी? जिस जांच हुई थी कि नहीं हुई थी? इंजीनियर अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित नहीं किया कि इस चिप को टेम्पर नहीं किया जा सकता? क्या आप ये नहीं मानते कि सारे स्टैंड अलोन मशीन हैं, उनका कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं है, उनको रिमोटली टेम्पर नहीं किया जा सकता? आप ये भी जानते हैं, फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं। आप बताइए, चुनाव आयोग कहता है कि टेम्पर नहीं किया जा सकती, मगर बरसात में खराब हो सकती है। बरसात में खराब हो सकती है, बरसात में खराब होना टेम्पर होना नहीं होता। नहीं, लू लग सकती है। बरसात में खराब होना टेम्पर नहीं हो सकता। बहुत भीषण गर्मी की वजह से सेंसर खराब हो जाए, ये टेम्परिंग नहीं होती। 400 मशीनें टेम्परिंग का मतलब ये होता है, आप जानते हैं उसके अंदर एक चिप है, आप जानते हैं उस ईवीएम मशीन के अंदर एक चिप है जिसपे 10 लाइन का एक कोड है। उस कोड को कोई हैक नहीं कर सकता क्योंकि वो कोड अनपब्लिश्ड है। अगर आपको एक ईवीएम मशीन हैक करना है तो किसी भी हैकर को कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा, वो भी प्लग इन करने के बाद। इंडिविजुअल स्टैंड अलोन मशीन को आप टैम्पर नहीं कर सकते। क्या आप ये नहीं जानते? आप देश में गिनाइए, किसी भी एक स्टेट में जब चुनाव होते हैं, नहीं अमलेंदु उपाध्याय, आप गिनाइए कितने ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है? हर ईवीएम मशीन पर कितने वोट ज्यादा, सबसे ज्यादा से ज्यादा कितने वोट एक ईवीएम मशीन में गिने जाते हैं? बताइए ना मुझे। 3,500 से 4,000 वोट से ऊपर एक ईवीएम मशीन में नहीं गिना जाता। अब आप मुझे बताइए, अगर पूरे उत्तर प्रदेश का मैंडेट आपको टेम्पर करना था तो कितने ईवीएम मशीन्स को टेम्पर करना होगा? और ये सारे ईवीएम मशीन्स किसकी निगरानी में थे? किस पर सवाल उठा रहे हैं? किसकी निगरानी में? किस पर सवाल उठा रहे हैं? आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंटेग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं। आप ईसीआईएल जो मशीनें बनाती है उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं। आप बीईएल की इंटेग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं। तो जब चाहिए बेधड़क सवाल उठाएंगे। उस व्यक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे जिसने एक ढेला नया प्रूफ नहीं दिया। क्या उसने लाइव हैकिंग करते वक्त ईवीएम को हैक करके दिखाया? नहीं दिखाया। आपने पूछा सवाल, आप मुझे ये बताइए। सर्जिकल स्ट्राइक पर आपको डाउट होता है, सर्जिकल स्ट्राइक पर आपको डाउट होता है, लेकिन ये ईवीएम पर बकवास कर रहा है। आप ये नहीं कहा बकवास बंद करो, देश को बदनाम करना बंद करो। देश को बदनाम तो नहीं किया भाई, हिम्मत नहीं दिखाई दिल्ली में बैठ के करे, जिसने किताब लिखी लंदन में बैठ के क्यों किया? दिल्ली में बैठ के करे नहीं। 2009 में लंदन में बैठ के क्यों किया? दिल्ली में बैठ के करके दिखाया। अरे दिल्ली में बैठ के करके दिखाया, तब मैं ले जाऊंगा उसको कोर्ट। मैं खुद ले जाऊंगा उसको कोर्ट सर, एज अ प्राइवेट सिटीजन देश को बदनाम करने के लिए ले जाऊंगा कोर्ट पर। लंदन में बैठ के इसलिए किया क्योंकि लीगली हम उसको सू नहीं कर सकते। वो कुछ भी बकवास करते जाएगा, देश को बदनाम करता जाएगा और हम सुनते जाएंगे।
आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी इस देश के नागरिक हैं अमलेंदु जी, आप भी इस देश के नागरिक हैं। देखिए, सवाल उठाना काम है, डाउट बताना काम है, लेकिन देश को बदनाम करना गलत है। ये कोई डाउट नहीं था, ये तमाशा था, देश को बदनाम करने का तमाशा था। एक नैरेटिव है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, और इस डेमोक्रेसी खतरे में है, इस नैरेटिव को आगे ले जाने के लिए आप कुछ भी करेंगे। डाउट से नहीं सर, नहीं सर, देखिए डाउट है तो उस शंका का समाधान होना चाहिए। नहीं, पर कहां डाउट है? कहां पे डाउट है? वीवीपैट मशीन लागू हो गए, कहां डाउट है बताइए? गिनती हुई वीवीपैट मशीन से, गिनती हुई वीवीपैट मशीन से बोलिए, अब आप बताइए। नहीं, और भिंड का बताइए, भिंड का क्या हुआ? नहीं, भिंड में कितने, अरे सर टोटल जो भिंड में क्या हुआ? आप किसी भी स्टेट के चुनाव ले अभी आपको जितने मशीन, जितने टोटल परसेंटेज ऑफ मशीन 2%, 2.6% से कम है। टोटल नंबर ऑफ टैंपर्ड मशीन्स, या टैंपर्ड यानी कि खराब मशीन्स, टैंपर्ड भी नहीं, खराब मशीन्स जिसमें वोटिंग या गलत बटन गलत दब रहे थे, टोटल परसेंटेज 2.6% है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वीवीपैट मशीन या ईवीएम मशीन। 2.6 से 3% है सर, 3% का एरर मार्जिन। अरे 3% का एरर मार्जिन है अमलेंदु उपाध्याय, 3%, और उस पर आप इतना तमाशा कर रहे हैं। और वो सारे मशीन बदल दिए गए थे 1-1.5 घंटे के, वो सारे मशीन बदले। अगर आपको डाउट था तो ईवीएम मशीन बदले गए, वोटिंग वहां दोबारा हुई, उन पोलिंग बूथ पर वोटिंग दोबारा हुई। जो वोट कर रहा है उसको आप गाली मत दीजिए, ईवीएम का बहाना ढूंढकर उसको गाली मत दीजिए। आप मुझे ये बताइए, हार गए तो आपको हार नहीं पचती। आनंद जी, आप मुझे ये बताइए, आप अमलेंदु जी कमाल कर रहे हैं, इसको आप डिफेंड मत कीजिए, इसको आप डिफेंड मत कीजिए। रोहित चहल नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जब वो सवाल उठाए थे, जब वो सवाल उठाए थे तो हमने उनसे भी सवाल पूछे थे, और कोर्ट ने भी उनसे सवाल पूछे थे। सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से आज वीवीपैट मशीन है, सबने इसका स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी के अजय माकन ने कहा कि मुझे वीवीपैट मशीन चाहिए। अरे आप सबसे पहले ये बताइए कि 1996 में ईवीएम मशीन, देखिए आनंद जी, मुझे लगता है कि जो बैलेट जिसकी बात कर रहे हैं, बैलेट पेपर बूथ कैप्चरिंग बेधड़ल्ले से हर एक नेता, हर एक पार्टी का बंदा करता था बूथ कैप्चरिंग। आप वहां पे पुलिस तैनात करेंगे, पेड़ काटेंगे, और एक एक बैलेट पेपर बनाने के लिए 150 से ज्यादा पार्टियां हैं, 150 से ज्यादा कैंडिडेट है, हर किसी के लिए कितना पेपर बर्बाद करेंगे आप? बात करते हैं आप आगे बढ़ने की जगह पीछे जाने की बात कर रहे हैं। अब अमलेंदु जी सुन लीजिए, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की स्पॉन्सर्ड एक वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप देखिए जो एक स्पॉन्सर्ड है या नहीं आपके पास प्रूफ देखिए, नहीं मैं एक बात देखिए, मैं बिल्कुल देखिए वहां पर कपिल सिब्बल जी क्या कर रहे थे, ये सवाल आप पूछिए, मैं वही कह रहा हूं। देखिए ये सवाल आप पूछ सकते हैं, देखिए मेरे स्पॉन्सर्ड है ये आप नहीं कह सकते। मैं ये कह रहा हूं, देखिए कपिल सिब्बल जी वहां पर क्या कर रहे थे, बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से ठगबंधन को मैं कहूंगा कि जिस तरीके से रैली पश्चिम बंगाल में हुई और वहां पे कमेटी बनाते हैं ईवीएम पे, उसके बाद तुरंत। अरे रोहित चहल छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सियासत आप अलग कर लेंगे, वो सांसद हैं। 31 तारीख के बाद सदन फिर से बैठने वाला है, 31 तारीख से 13 तारीख तक सदन बैठने वाला है। क्या बीजेपी के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाएंगे? एक सांसद होकर उन्होंने ये काम किया, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने वो आप क्या कर रहे थे, क्या वो उनसे सिद्ध करने की बात करेंगे कि फ्लोर ऑफ द हाउस वो कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के कहें कि उन्होंने देश को खराब करने की और उनकी कोई मंशा नहीं थी, उनका कोई हाथ नहीं था इस पर, ये उनकी उपज नहीं है। आनंद जी देखिए, मुझे लगता है बीजेपी के नेता क्या ये मांगेंगे सर? बिल्कुल आनंद जी, वो सांसद हैं, शुरू होगा सांसद होकर क्या उन्होंने प्रिविलेज, क्या उनके खिलाफ मांगा जाएगा, ला सकते हैं, आप लाएंगे? लेकिन बिल्कुल देखिए, महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है ईवीएम की, जहां तक बात की जाए कपिल सिब्बल जी क्या कर रहे थे। आज जब इनको हार दिखाई दे रही है, एक डर है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी आज उनको लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है, ईवीएम खतरे में दिखाई देती है। जब वो जीतते हैं पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जीतती है, पश्चिम बंगाल में ममता जी जीतती है, तब ईवीएम ठीक हो जाती है। आज ईवीएम गलत हो गई है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते, क्योंकि जो हुआ वो लंदन में हुआ। कपिल सिब्बल ने वहां कोई एक्टिव रोल किया नहीं, लेकिन वो बतौर सांसद हैं। क्या आप उनके खिलाफ उनसे संसद में उनसे सवाल पूछे जाएंगे? क्या भाजपा ये सवाल पूछेगी? कौन पूछेगा? राज्यसभा में कौन खड़ा होकर ये उनके खिलाफ मोशन लाएगा? आप मुझे ये बताइए, आप ये बताइए कि देश के वोटर का जो जवाब जो चाहिए वो कौन मांगेगा और कब मांगेगा? देखिए आनंद जी, पूरा देश उनसे आज जवाब मांगेगा, और आप मीडिया भी मांगेगा, हम भी मांगेंगे। जिस तरीके से कपिल सिब्बल जी कभी राम मंदिर की सुनवाई टलवाते हैं, कभी जब देशद्रोह का लॉ है उसको कानून को खत्म करने की बात करते हैं, आज वो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको ध्वस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, और एक हार की बौखलाहट कांग्रेस पार्टी की शुरुआत से मुझे लगता है हार मान ली है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने, और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी है उनका रहा है। और जो उनसे सबूत मांगे जाते हैं हर बार, तो वो भाग जाते हैं, सांप सूंघ जाता है उन लोगों को सबूत मांगे जाते हैं। वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन कपिल सिब्बल जी वहां पर क्या कर रहे हैं? जस्टिस ऑफ इंडिया को इंपीच कराने की मुहिम छेड़ी, सदन के थ्रू छेड़ी, उसके बाद वो पीछे हट गए। क्या किसी ने सवाल पूछा भाजपा में से
किसी ने सवाल पूछा उनसे कि आपने ये क्यों रचा षड्यंत्र और क्यों पीछे मुकर गए? अगर आपको लगता है कि 2012 में चीफ जस्टिस जो उस वक्त थे दीपक मिश्रा जी, उन्होंने कुछ गलत किया है, तो आपने क्यों उनको नॉमिनेट किया, उनको मनोनीत किया? ये सवाल किसी ने पूछा बीजेपी में से? सब चुप हो गए, सबको भी साम सूख गया सर, सबको साम सूख गया। आप सब सियासत खेल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे आप सब सियासत कर रहे हैं, 2017 के अंदर इलेक्शन कमीशन हैकाथॉन रखती है। किसी ने जब उन्होंने ये विद्रोह रचा था, सदन में से ये विद्रोह रचा, कांग्रेस पार्टी कहां होती है? क्या आपने बुलंद की? जब वो पीछे हट गए तब आपने सवाल पूछा। कपिल सिब्बल यूके पहुंच सकते हैं, लेकिन दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है संसद से आधे किलोमीटर भी नहीं है, 500 मीटर दूरी पर, वहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर नहीं जाता। तो ये कांग्रेस पार्टी का असलियत है, जनता के जो मैंडेट है उस पर कांग्रेस पार्टी आएंगे। आज यही खड़े रहेंगे, हम सवाल पूछेंगे। 31 तारीख से सदन फिर से बैठ रहा है, बजट 1 तारीख को प्रस्तुत हो रहा है, 13 तारीख तक सदन चलेगा। मैं देखता हूं, हम यहां देखेंगे कि भाजपा क्या करती है, क्या फ्लोर ऑफ द हाउस, क्या सदन में भाजपा के मंत्री, भाजपा के एमपी क्या कपिल सिब्बल से सवाल पूछते हैं कि नहीं? हम देखेंगे वो सवाल पूछते हैं कि नहीं, हम देखेंगे वो सवाल पूछते हैं कि नहीं, हम देखेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में ऊपर सवाल उठ गया, राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। चलिए अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं, चलिए अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं, अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है, जिन पार्टियों को ईवीएम पर विश्वास नहीं, जिनको वीवीपैट पर विश्वास नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर विश्वास नहीं, वो चुनाव से पहले ही कहते हैं हमको नहीं लड़ना चुनाव भैया, हम नहीं लड़ना चाहते चुनाव। अगर चुनाव लड़ते हो तो चुपचाप लड़ो, उसके बाद बहाने मत ढूंढो। अब आप बताइए ये मत सही है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने दावा किया है कि देवबंद और वहाबी मदरसे मुस्लिम बच्चों में कट्टरपंथी की विचारधारा भर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 15 साल में आधे से ज्यादा मुस्लिम आईसिस विचारधारा वाले हो जाएंगे। वसीम रिजवी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मदरसों को बंद करने की मांग की है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में उन्होंने कहा है कि हाई स्कूल तक मुस्लिम बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ाया जाए। विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ हैं। वसीम रिजवी कहते हैं कि उपरोक्त परिस्थितियों की दृष्टिगत रखते हुए देश हित में और मुस्लिम बच्चों के अच्छे भविष्य के हित में मेरे द्वारा एक सुझाव प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है कि हिंदुस्तान में चल रहे प्राथमिक मदरसों को बंद किया जाए और हाई स्कूल पास करने के बाद अगर बच्चा स्वयं धर्म प्रचार की तरफ जाना चाहता है तो वो मदरसों में दाखिला ले सकता है। आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही गहन संगीन आरोप लगाया है वसीम रिजवी ने। देखिए, बस इन्होंने पहली बार नहीं लगाया, पहले भी कहते रहे हैं और हम देश को पता है कि आखिरकार इन मदरसों में किस तरह की गतिविधियां चलती हैं। ये वंदे मातरम का विरोध यहीं से शुरू होता है, भारत माता की जय का विरोध यहीं से शुरू होता है, तिरंगे को फहराने का विरोध यहीं पर शुरू होता है और किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अनेक बार केंद्र माना गया है। देखिए, इसका कोई प्रमाण अगर वसीम रिजवी दें तो ठीक है, क्योंकि कुछ मदरसों के लिए, पूरे देश के मदरसों को ये कहना कि ये आईसिस वहाबी विचारधारा को जगह दे रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, ये कहां तक सही है? देवबंद और वहाबी विचारधारा और आईसिस को बढ़ाने, आईसिस के कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहा जा रहा है। खालिद रशीद फिरंगी मैली हमारे साथ हैं फोन पर। खालिद रशीद फिरंगी मैली जी, आप क्या कहेंगे वसीम रिजवी? विनोद बंसल जी, फिरंगी मैली जी के बाद। मजाक है किस्म की बयानबाजी और कुछ नहीं है। और जैसे जैसे 2019 का इलेक्शन करीब आएगा, इस तरीके की और भी बेहुदा बयानात दिए जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मदरसों का सवाल है तो मदरसे इस मुल्क की तालीम के मैदान में बेपनाह खिदमत अंजाम आज से नहीं सदियों से रहे हैं और इस मुल्क की आज़ादी में मदरसों का सबसे अहम रोल रहा है। आजादी में ये देश के टुकड़े करने में उसका सियासी मकसद होता है। नहीं, लेकिन खालिद रशीद फिरंगी मैली साहब, मैं आपसे एक बात कहूंगा, उनका जो पत्र है उसका एक पृष्ठ में तो एक छोटा सा पाठ में पढ़ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे प्राथमिक मदरसे चंदे की लालच में हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने पर आमादा हैं। उनको सामान्य शिक्षा से दूर रखकर उनमें इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी सोच पैदा की जा रही है, जो हमारे मुसलमान बच्चों के लिए घातक है और साथ ही साथ देश के लिए भी एक बड़ा खतरा है। उनका ये कहना है कि हाई स्कूल तक मदरसों में बच्चों को ना भेजा जाए, उसके बाद उतनी तालीम जो हाई स्कूल में ग्रहण करने के बाद अगर बच्चा चाहे कि वो धर्म का प्रचार करना चाहता है तो उसे मदरसों में भेजा जाए। इनको जबरदस्ती मदरसों के नाम पर कोई ताल्लुक रहा है ना, मदरसों के सिलसिले में कोई नॉलेज या मालूमात है।
और सिर्फ ये अपने चंद कामों को छिपाने के लिए इस तरीके की बेहुदा बयानबाजी दे रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में मदरसे चल रहे हैं वहाँ पे वहाँ के मुकामी लोग अपने अपने चंदे से फ्री में बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं। और हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ जितने भी मज़ाहिब हैं तमाम मज़ाहिब की अपनी अपनी तालीम दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल तालीम तो दी जाती है, लेकिन विनोद बंसल जी यहाँ से निकल के बच्चे बड़े खालिद रशीद जो कह रहे हैं उसमें भी वजन है कि देखिए कुछ अगर मदरसों में और कुछ अगर मौलवी मुफ्ती अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, जैसे मुफ्ती सोहेल है जो अमरोहा से पकड़ा गया, अगर गलत काम कर रहे हैं तो सारे मदरसों को एक ही रंग में रंग देना क्या सही है? नहीं, जितने स्कूल यूनिवर्सिटीज निकलने वाले कितने बड़े खालिद रशीद साहब जरा विनोद बंसल बोल रहे हैं, हरकतों में मर्डर में लूट में मुलव्विस पाए जाते हैं, तो क्या कितने बड़े स्कूल कॉलेज? खालिद रशीद जी एक मिनट, विनोद बंसल की बात सुन ले, फिर मैं वापस आपकी तरफ रुख करता हूँ। या जी विनोद देखिए जो आतंकवादी दारुल उलूम देवबंद से पकड़े गए थे आपको अच्छी तरह पता है, और जो मदरसों में अधिकांश मदरसों में ये आतंकवाद के गढ़ होते हैं। देश विरोधी गतिविधियां, देश के प्रति नफरत फैलाना इनका एक मूल उद्देश्य होता है। आप देखते हैं कहाँ से ये जो आलिम आते हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम, कुरान, जिहाद और ये जो देखिए इस्लाम और कुरान की तालीम देना गलत नहीं है, लेकिन अगर उसमें जिहाद के जरिए या कट्टरपंथी विचारधारा भरी जा रही है तो इसका प्रमाण क्या वसीम रिजवी के पास है? ये सवाल पूछना, ये सवाल पूछना जायज है क्या? इसका प्रमाण वहाबियत के माध्यम से आपको पता है कि बच्चे जो ना ISI की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, ये तो हमने देखा कितने बड़ी पैमाने पर गए हैं, और उत्तर प्रदेश के कितने मदरसों से बच्चे जो ना आतंकवादी नहीं देखिए कुछ मदरसे इनको मालूम होना चाहिए ये बात उनका, मैं कहता हूँ ये मुख्य शिक्षा से दूर क्यों रहते हैं? इनके इल्म में बात होनी चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ फोन पर बने रहिए, जरा वसीम रिजवी की बात सुन लें। देवबंद और वहाबी मदरसे मुसलमान बच्चों में इस्लाम का गलत प्रचार करके उन्हें जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। कट्टरपंथी मानसिकता उनके जहनों में भरी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 15 साल के अंदर हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा मुसलमान ISIS की विचारधारा का समर्थक होगा। हमको अपने बच्चों को इनसे बचाना होगा। हमने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि हिंदुस्तान में प्राइमरी मदरसों को बंद किया जाए, और अगर कोई बच्चा दीनी तबलीग के लिए मदरसों में पढ़ना चाहता है तो उसे हाई स्कूल के बाद ही मदरसे में प्रवेश दिया जाए। यही बात उन्होंने चिट्ठी में भी लिखी है खालिद रशीद साहब। उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि कोई भी मिशन चलाने के लिए बच्चों को निशाना बनाया जाता है, और इस वक्त दुनिया में आईसिस एक खतरनाक आतंकी संगठन है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में अपनी पकड़ बना रही है। कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में आईसिस के समर्थक खुले तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर मदरसे में इस्लामिक तालीम लेने वाले बच्चों को आर्थिक मदद पहुंचाकर इस्लामिक शिक्षा के नाम पर उनको दूसरे धर्मों से काटा जा रहा है और सामान्य शिक्षा से दूर किया जा रहा है। ये उनका आरोप है। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और बेहुदा आरोप है। हमारे यहाँ इस बात चलती है हमारे मदरसे जो है वो आतंकवाद के गढ़ बने हुए हैं, जो कि बुनियादी तौर पे इंसानियत और मसावात और बराबरी का पैगाम देता है। और इनको इल्म में होना चाहिए कि चंद महीने पहले होम मिनिस्ट्री की अपनी रिपोर्ट थी कि ISIS अपनी बैठ हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं बना पाया है, और जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है कहीं भी सीधी आज तक ये दर्जनों मुसलमान बच्चे ISI में जा चुके हैं। ये इसको इग्नोर कर रहे हैं। तमाम बातों को हम लोग खालिद रशीद साहब मैं आपकी बात को समझता हूं। आप ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री ने कहा कि आईसिस का खतरा इस देश में नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 15 साल बाद हमारे स्कूलों में, मदरसों में क्या किस तरह की तालीम दी जा रही है। और अगर मुफ्ती सोहेल जैसे लोग हैं जो अमरोहा जैसे इसमें कांड में पकड़े गए हैं और आरोपी हैं, और वो मदरसों में तालीम देते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे लोग अगर कितने सारे हैं इस देश में, वो भी उस पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है।